फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमने अब तक यूनिट 3 जिसका नाम है द लैंडफॉर्म्स, उसका जो सेकंड चैप्टर है यूनिट 3 का, दैट इज़ जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, उसमें लास्ट लेक्चर के वाया जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में एक्सोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स, एक्सोजेनिक एजेंट्स, इन सब के बारे में समझ लिया। आज हम आगे बढ़ेंगे और हम एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को समझने की तरफ बढ़ेंगे, जिनमें हम वेदरिंग को समझेंगे, मास वेस्टिंग को समझेंगे, इरोजन को समझेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, इन सब चीज़ों को समझेंगे। उसके लिए एनसीईआरटी कुछ बातों पर जिक्र करती है, डिस्कशन करती है, वो हमें जानना ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इनमें से बनते हैं। तो आज के एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के इस लेक्चर में हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लाइन कहती है, द चैप्टर इज़ जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। उसके तहत हम जो पढ़ रहे हैं वो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं, और कंटेंट कहता है ऑल द एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस आर कवर्ड अंडर अ जनरल टर्म डेन्यूडेशन। जितने भी एक्सोजेनिक कैरेक्टर के जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं उन सब के लिए एक जनरल टर्म यूज़ हो सकती है, दैट इज़ डिन्यूडेशन। हमने ये पहले भी जाना था, ये पहले भी सीखा था। डिन्यूडेशन का मतलब क्या है? ये डिन्यूड वर्ड से आता है। डिन्यूड इसका मतलब है स्ट्रिप ऑफ करना, अनकवर करना किसी चीज़ को। ओके, कुछ चीज़ है उसको स्ट्रिप ऑफ, उतार दो, अनकवर कर दो। यही डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस में होता है। क्या होगा? वेदरिंग होगी अगर, तो मान लो वेदरिंग हो रही है अगर, तो जो भी उस रॉक की लेयर्स एक्सपोज हो रही हैं टू द वेदर, टू द केमिकल एक्शंस, टू द बायोलॉजिकल एक्शंस, वो लेयर्स मेन रॉक से, पेरेंट रॉक से स्ट्रिप ऑफ हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। ओके, और जो नीचे की रॉक है वो अनकवर्ड हो जाएगी, दिखने लगेगी, फिर वो एक्सपोज हो जाएगी। इसके अलावा जो एक्टिव एजेंट्स हैं जैसे कि वाटर, रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, ये फ्लो करेंगे। फ्लो करते हुए जिस किसी रॉक के कांटेक्ट में आएंगे उसके मैटर को अपने साथ ले जाएंगे, तो ये भी फिर जो सरफेस मटेरियल है उस रॉक का उसे ले जाएंगे और नीचे से नया मटेरियल अनकवर होकर दिखना शुरू हो जाएगा, तो ये भी स्ट्रिप ऑफ कर देंगे उसे। ऐसा ही मास वेस्टिंग के दौरान है। एक बड़ा सा कोई माउंटेन है और ह्यूज मास ऑफ लैंड मूव कर गया वहाँ से, तो जो हिस्सा पहले आपको दिखता नहीं था वो दिखने लग जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। सो यही यहाँ पर समझाया गया है कि all the exogenic geomorphic processes are covered under a general term denudation. The term denude means to strip off or to uncover. Weathering, mass wasting या फिर mass movements, erosion and transportation. So weathering, mass wasting, erosion and transportation are all included in denudation. सभी denudation में कवर होते हैं। इनमें से किसी की भी बात कर रहे हैं आप, तो आप डेन्यूडेशनल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, आप डेन्यूडेशन की ही बात कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है जो काफ़ी चीज़ों की जानकारी देगा। तो वो इन 3 डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने प्रोसेस लिखा है। कौन से डेन्यूडेशनल प्रोसेस? वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे लिखा ही था मैंने। तो बताया ये गया है ऑथर के द्वारा कि अगर हम डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस के इस सारे फ्लो चार्ट को देखें, तो ये अगर प्रोसेसेस हैं वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो सभी डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस के लिए उनसे जुड़े डिस्टिंक्ट फोर्सेस, डिस्टिंक्ट एनर्जीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं उस डिस्टिंक्ट डेन्यूडेशनल प्रोसेस के लिए। मतलब सभी डेन्यूडेशनल प्रोसेस के लिए अलग अलग फोर्सेस, अलग अलग एनर्जी रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें अंजाम देने के लिए, उन्हें
एक्टिवेट करने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए। उसको समझ लेते हैं यहाँ से। तो डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस में पहले प्रोसेस है वेदरिंग। तो इसके लिए ड्राइविंग फोर्स या ड्राइविंग एनर्जी कौन है? ग्रेविटेशनल स्ट्रेसेस, हमने पिछले लेक्चर में समझा था। तो ग्रेविटेशनल स्ट्रेसेस रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फिज़िकल वेदरिंग के लिए। फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस हमने समझा था पिछले लेक्चर में। मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस कैसी वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? ये रिस्पॉन्सिबल हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग के लिए। इसी तरह से केमिकल एक्शंस रिस्पॉन्सिबल हैं केमिकल वेदरिंग के लिए। तो जब आप आगे जाकर के अभी वेदरिंग पढ़ेंगे, आप फिज़िकल वेदरिंग पढ़ेंगे, आप केमिकल वेदरिंग पढ़ेंगे, आप बायोलॉजिकल वेदरिंग पढ़ेंगे, तो उसके लिए जो भी वो कोई वेदरिंग हो रही होगी उसके लिए एक ड्राइविंग फोर्स अपना रोल प्ले करेगी, या ड्राइविंग एनर्जी कह लीजिए। वो ड्राइविंग फोर्स और एनर्जी ये बताई गई हैं। द ग्रेविटेशनल स्ट्रेसेस विल प्ले रोल फिजिकली, सो द फिजिकल वेदरिंग विल हैपन। ओके, द बायोलॉजिकल एजेंट्स विल प्ले द रोल मॉलिक्यूलर इन अ मॉलिक्यूलर manner, so molecular stresses will be there. Chemical agents will play its role in a chemical manner, so chemical actions, chemical weathering will be there. तो different driving forces will be there. अगला है मास वेस्टिंग या फिर मास मूवमेंट्स। तो इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स रोल प्ले करेगी। बड़ा सा हिस्सा जो है स्लाइड कर जाएगा, नीचे आ जाएगा खिसक के, मास वेस्टिंग हो जाएगा, मास मूवमेंट हो जाएगा। ओके, जैसे बहुत बड़े स्केल पर लैंडस्लाइड हो गया। क्लियर? सो ड्राइविंग फोर्स इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। पिछले लेक्चर में ये सारा प्रोसेस अच्छे से समझाया मैंने कि ग्रेविटेशनल स्ट्रेस कैसे इंपॉर्टेंट है। ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट है यानी कि स्लोप, और उसके साथ ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि क्रिएट करेगी स्ट्रेस दैट इज़ द फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक तो हमें सरफेस के कांटेक्ट में रखती है पहली चीज़, और दूसरा हमें स्लोप से नीचे आने के लिए मजबूर करती है, खींचती है हमें अपनी ओर। ओके, सो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स है फॉर द मास वेस्टिंग। द प्रोसेस इज मास वेस्टिंग, द ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट वन इज़ द इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन। प्रोसेस इज इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन, एंड द ड्राइविंग फोर्स या फिर ड्राइविंग एनर्जी इज़ द काइनेटिक एनर्जी, दैट इज़ द एनर्जी ड्यू टू मोशन। एनर्जी ड्यू टू मोशन, तो पानी बह रहा है, मूव कर रहा है, हवा बह रही है, मूव कर रही है, ग्लेशियर्स बह रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इस मूवमेंट के कारण, इस मोशन के कारण उनमें एक एनर्जी है, और वही एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है उन रॉक्स को एक्वायर करने के लिए, यानी कि तोड़ करके, एक्वायर करके, ट्रांसपोर्ट करके कहीं जाके डिपॉजिट कराने के लिए। सो इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन में यही होता है। So here the driving energy or the driving force is kinetic energy. So for weathering the driving energy is gravitational energy, molecular energy or the chemical energy. Yeah, you can call it the gravitational force, molecular force or the chemical force. Yeah, you can call it gravitational stresses, molecular stresses or the chemical stresses. Mass wasting का process है अगर geomorphic denudational process, तो फिर gravitational energy या gravitational force is responsible. एंड इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन है तो काइनेटिक फोर्स या काइनेटिक एनर्जी इज़ रिस्पॉन्सिबल। ओके, तो यही कंक्लूड होता है कि फॉर ईच एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस, यानी कि फॉर ईच प्रोसेस देयर एग्जिस्ट अ डिस्टिंक्ट ड्राइविंग फोर्स और एनर्जी। ओके, ये हमने समझ लिया सबसे पहले कि हम अब तक जिनके बारे में चर्चा करते आ रहे थे अपने पिछले लेक्चर में, कि हम जिन्हें जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के रूप में स्टडी करने वाले हैं, वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन को, हम अल्टीमेटली इन्हें डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस कह सकते हैं। फिर हमने ये समझा कि अगर ये डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस हैं तो इन डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस के लिए डिस्टिंक्ट ड्राइविंग फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, ड्राइविंग एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं। वो हमने इस फ्लो चार्ट के बारे देख लिया। एक्सोजेनेटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को और कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं? पिछले लेक्चर में तो हम देख के हटे थे कि मेनली प्रभावित करता है कुछ फैक्टर्स। उन फैक्टर्स में हमने देखा सबसे पहले कि ग्रेडियंट प्रभावित करता है, फिर हमने देखा ग्रेविटी प्रभावित करती है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस डेवलप होना ज़रूरी है। तो हमने ये देखा कि ग्रेडियंट और ग्रेविटी मिल करके एक स्ट्रेस बिल्डअप कर रहे हैं, एक स्ट्रेस डेवलप कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि स्ट्रेस सिर्फ इसी तरह का नहीं होता, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस भी होता है, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रेस भी डेवलप हो रहा है।
So development of the stress was the core to activate the geomorphic exogenetic processes या एक्सोजेनेटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, ये हमने समझ लिया था। फिर हमने समझा था कि भाई जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को इम्पैक्ट करते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जिसमें हमने देखा कि टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर के तौर पे रोल प्ले करते हैं जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को इम्पैक्ट करते हैं। वो प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि जियोमॉर्फिक एक्सोजेनेटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस पे और किन किन चीज़ों का असर होता है। क्यों ये समझना है? क्योंकि पूरे ग्लोब पे, पूरी अर्थ पे जो एक्सोजेनेटिक कैरेक्टर के जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं ये वेरिएबल हैं, ये वेरिएबल मैनर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ये वेरिएशन क्यों है ये जानना ज़रूरी है। उसके लिए हम समझने जा रहे हैं अब कि ये वेरिएशन क्यों है। कहीं पर एक्सोजेनेटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस बहुत वाइड स्केल पर हो रहे हैं और बहुत इंटेंस हैं, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली वर्क कर रहे हैं, मतलब बहुत डोमिनेट कर रहा है। पर कहीं कहीं पर एक्सोजेनेटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस उतने एक्टिवेटेड नहीं हैं। फिर कहीं कहीं पर वेदरिंग जियोमॉर्फिक प्रोसेस ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, कहीं पर मास वेस्टिंग बहुत है, कहीं पर इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन। वैसे तो अमूमन ये तीनों साइमल्टेनियसली काम करते हैं, पर कोई ना कोई एक ज़्यादा डोमिनेट कर रहा होता है। ये क्यों होता है? तो एरिया वाइज जोग्राफी, मतलब अगर लैंड वाइज देखा जाए एरिया वाइज, तो एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएशन है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के, एक्सोजेनेटिक कैरेक्टर के। फिर देखा जाए तो किस स्केल का हो रहा है, इसमें वेरिएशंस हैं। ये वेरिएशंस क्यों हैं उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे जाके वेदरिंग को, मास वेस्टिंग को, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन को अच्छे से समझ पाएँ, और आगे के चैप्टर्स में भी ये हेल्प करेगा। तो समझते हैं। एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। ये रीजन टू रीजन वेरी करते हैं। क्वेश्चन इज़ वाई, क्यों वेरी करते हैं? आंसर इज़ बिकॉज देयर आर डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स। तो सीधी सीधी कहानी यह है कि एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस वेरी करते हैं रीजन टू रीजन। ये वेरिएशन क्यों है इनमें? क्योंकि क्लाइमेटिक रीजन्स डिफरेंट हैं ग्लोब पे। देयर आर डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स, और वो क्लाइमेटिक रीजन्स डिफरेंट क्यों हैं? ड्यू टू वेरिएशंस इन थर्मल ग्रेडियंट्स, ड्यू टू वेरिएशंस इन थर्मल ग्रेडियंट्स। और वो थर्मल ग्रेडियंट्स क्यों वेरिएबल हैं, किन कारण से थर्मल ग्रेडियंट वेरिएबल है? तो लिखा हुआ है कि ड्यू टू वेरिएशंस इन थर्मल ग्रेडियंट्स क्रिएटेड बाय। थर्मल ग्रेडियंट में ये वेरिएशंस किसने क्रिएट की है? क्रिएटेड बाय, वो अभी समझाऊंगा। तो मोटी मोटी कहानी ये है कि पूरे ग्लोब को अगर हम स्टडी करें तो पूरे ग्लोब पे क्लाइमेटिक रीजन्स हैं अलग अलग। कहीं पर इक्वेटोरियल वेट क्लाइमेटिक रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन में ट्रॉपिकल एरिया के अंदर, कहीं पर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, कहीं पर टेम्परेट क्लाइमेटिक बेल्ट्स हैं, कहीं पर पोलर क्लाइमेटिक रीजन्स हैं। सो पूरे ग्लोब पे ही डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स हैं। हमने क्यों बोला इन्हें डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स? क्योंकि जो थर्मल रिजिम है हर क्लाइमेटिक रीजन के लिए, उस क्लाइमेटिक रीजन अलग अलग क्यों है? क्योंकि देयर इज़ डिफरेंट थर्मल रिजिम। टेम्परेचर वेरिएशन मेन रोल प्ले कर रहा है। उसी के आधार पर हमने हमारे ग्लोब को 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में हमने उसे ट्रॉपिकल जोन कहा है। 30 डिग्री से नॉर्थ से लेके 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में हमने उसे टेम्परेट जोन कहा है। सर 60 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में हमने नॉर्थ में हमने उसे टॉरिड जोन कहा है, सॉरी फ्रिजिड जोन कहा है, यानी कि पोलर जोन कहा है। ये हमने क्यों कहा है? टेम्परेचर के बेसिस पे, क्योंकि ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट से जुड़ा हुआ है। कि आप किस लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं? आप लोअर लैटिट्यूडनल रीजन्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पर आपको साल में कम से कम 2 बार वर्टिकल सन रेज़ एक्सपीरियंस होने का मौका मिलता है, और सन की रेज़ सारा साल इस रीजन में रिसीव होती ही रहती हैं काफ़ी प्रोमिनेंटली।
तो दीज आर द लोअर लैटिट्यूड एरियाज, द लैटिट्यूड्स इन द रेंज ऑफ 0 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ, इसके बीच में। उसके बाद मिडल लैटिट्यूड्स आ जाते हैं 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में। इन मिडल लैटिट्यूड्स में राउंड द ईयर स्लांटेड रेज ही रिसीव होती हैं सन की। जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है तब वो स्लांट कम हो जाता है, लेकिन जब सन साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है तब वो रेज़ बहुत ज़्यादा स्लांट हो जाती हैं। इसकी वजह से जो रेज़ हैं वो डिस्पर्स करती हैं, इसकी वजह से जो हीट है वो ज़्यादा एरिया में फैल जाती है, उतना टेम्परेचर नहीं बन पाता। लेकिन जो हायर लैटिट्यूड्स हैं 60 टू 90 डिग्री, वहाँ पर ऐसा है कि कम से कम वर्ष के 6 महीनों के दौरान देयर आर एरियाज़, जैसे कि आर्कटिक सर्कल के अबव अराउंड 6 मंथ्स के दौरान आपको सनलाइट नहीं रिसीव होगी। तो इस तरह से लोअर लैटिट्यूड, मिडिल लैटिट्यूड, हायर लैटिट्यूड, दिस लैटिट्यूड टर्म इट इज़ एसोसिएटेड विद द टेम्परेचर रिजिम्स। सो जैसे लॉन्गिट्यूड टाइम से डील करते हैं, लैटिट्यूड्स टेम्परेचर से डील करते हैं। ओके, सो लॉन्गिट्यूड की भूमिका है टाइम की। दीज आर द लॉन्गिट्यूड्स ऑन द ग्लोब। ये समय से डील करते हैं, इसके आधार पर टाइम डिसाइड होता है। क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, सन तो स्टैटिक है और अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो इसलिए हम कहते हैं कि सन ईस्ट से राइज़ होता है। क्योंकि अगर सन मान लीजिए यहाँ पर है तो आपके होराइज़न पे सन आएगा जब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट ऐसे रोटेट करेगी, इसलिए सन ईस्ट में राइज़ होता है, वेस्ट में सेट होता है। तो ये समय से जुड़ा हुआ है। सूर्य के उगना, सूर्य का डूब जाना, हम दिन को ऐसे ही बांटते हैं। लेकिन इक्वेटर से ऊपर की ओर जाते जाएं, पोलर रीजन तक, इक्वेटर से साउथ की ओर पोलर रीजन तक जाएं, ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये टेम्परेचर से जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस, दिस एक्सिस ऑफ द अर्थ इंक्लाइंड है 23.5। इसकी वजह से जो अर्थ का बल्ज्ड एरिया है, जैसे अर्थ इंक्लाइंड है तो ये रीजन बल्ज है इस समय, तो हेयर इट विल फेस द सन मोर क्लोजली। सन की वर्टिकल रेज यहाँ फॉल कर रही हैं, पर ये बल्ज्ड, ये इंक्लाइंड अर्थ रिवॉल्व तो करती जा रही है। तो जब ये रिवॉल्व करेगी तो अब उसका ये रीजन, यानी कि ये वाला रीजन, ये सन की वर्टिकल रेज की विसिनिटी में आ जाएगा। तो इस तरह से क्योंकि अर्थ ऐसे है तो कभी ये एरिया और कभी ये एरिया, अर्थ जब रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, अर्थ की वर्टिकल रेज में आता है। ओके, और हमें ऐसा लगता है जैसे अर्थ जब रिवॉल्व करती है सन के अराउंड तो सन की वर्टिकल रेज में आ जाता है, और हमें ऐसा लगता है जैसे सन नॉर्थवर्ड या साउथवर्ड मूव कर रहा है। दिस इज़ एपरेंट मूवमेंट, ऐसा प्रतीत होता है पर ऐसी मूवमेंट असल में हो नहीं रही होती। इसके कारण ही सन 0 डिग्री से इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ जर्नी कवर करता है, फिर 0 डिग्री इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ, दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ से वापस आता है 0 डिग्री इक्वेटर पे, और फिर वापस जाता है साउदर्न हेमिस्फेयर में 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और फिर वापस वहाँ से चलता है 0 डिग्री इक्वेटर पे आता है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जाता है। क्योंकि अर्थ 23.5 इंक्लाइंड है, इसलिए सन की मूवमेंट हमें इक्वेटर से नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड 23.5 डिग्री तक ही नज़र आती है। तो 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ तक ये जो लैटिट्यूड्स हैं, हम इन्हें लोअर लैटिट्यूड्स के रूप में देखते हैं, और यहाँ पर सन की रेज़ ऑलमोस्ट राउंड द ईयर काफ़ी वर्टिकल रहती हैं। इसलिए ये रीजन हॉट है, गर्म इलाका है। हॉट है तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी, तो ह्यूमिड भी है, तो हॉट एंड ह्यूमिड माना जाता है। 23.5 डिग्री को ही मैंने सिंपल करके 30 डिग्री कहा था, और 30 डिग्री से 60 डिग्री तक टेम्परेचर वेरिएशन काफ़ी है। लोअर लैटिट्यूड तो डिक्लेयर्ड ही है कि राउंड द ईयर गर्म है, लेकिन अब जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है तब तो इन मिडल लैटिट्यूड्स को अच्छी खासी हीट रिसीव हो रही है।
लेकिन जब सन साउदर्न हेमिस्फेयर में चला जाएगा तब इन नॉर्दर्न रीजन के मिडल लैटिट्यूड्स को हीट रिसीव होनी काफ़ी कम हो जाएगी, तब ये बहुत ठंडे हो जाएंगे। तो गर्मियों में ये गर्म हैं पर सर्दियों में काफ़ी ठंडे हैं। तो टेम्परेचर वेरिएशन इज़ अ लॉट around the year. That's why we can call them temperate zones due to high temperature variation. Okay. Lower latitudes, it is very clear. They are tropical regions, गर्म इलाके हैं, and they are torrid zones. It's clear. Middle latitudes ये clear है कि temperature variations के कारण they are temperate zones. इसी तरह से ये higher latitude 60 to 90 डिग्री पोल, हायर लैटिट्यूड्स में क्या है कि जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है तब तो 6 महीने का दिन ही रहता है, पर जब सन साउदर्न हेमिस्फेयर में चला गया तब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के इन रीजन्स में लाइट रिसीव नहीं होती, सन रेज रिसीव नहीं होंगी, इसलिए बहुत ठंडा हो जाएगा ये एरिया। इसलिए ये हायर लैटिट्यूड्स, ये पोलर लैटिट्यूड्स, वी कैन कॉल देम फ्रिजिड जोन्स। फ्रीजिंग टेम्परेचर उससे बहुत बिलो टेम्परेचर रहता है। इस तरह से क्योंकि जो ग्लोब है लैटिट्यूड वाइज डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स में बटा हुआ है, डिफरेंट टेम्परेचर रिजिम्स हैं। टेम्परेचर ही आगे प्रेसिपिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्नोफॉल, रेनफॉल, हेल स्टॉर्म्स, वट एवर बी द थिंग। तो टेम्परेचर ही आगे ह्यूमिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रेसिपिटेशन जिसे हम कह रहे हैं। टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन का ये कॉम्बिनेशन ही आगे वेजिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किस तरह की वेजिटेशन होगी, कितनी डेंस होगी या कितनी स्पार्स होगी, किस हाइट की होगी, कितनी डाइवर्स रेंज की होगी, ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन का क्या कॉम्बिनेशन बना है। वी विल डिस्कस दैट। तो टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन बतौर क्लाइमेटिक फैक्टर इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो एक्सोजेनेटिक कैरेक्टर के जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। और यही टेम्परेचर लैटिट्यूड वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है ग्लोब पे, और इसीलिए डिफरेंट लैटिट्यूड के वाया जाएंगे तो डिफरेंट टेम्परेचर रीजन्स एक्सपीरियंस करेंगे, डिफरेंट प्रेसिपिटेशन रीजन्स एक्सपीरियंस होंगे, डिफरेंट वेजिटेशन एक्सपीरियंस होगी। इसी के कारण डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स हमें एक्सपीरियंस होते हैं। तो डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स आर देयर ऑन द ग्लोब, और डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स होने के कारण एक्सोजेनेटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस भी डिफरेंट फील होंगे, दिखेंगे, एग्जीक्यूट होंगे। ओके, सो एक्सोजेनेटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में वेरिएशंस हैं। क्यों है वो वेरिएशंस? क्योंकि ग्लोब पे डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स हैं। क्यों है वो डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स? क्योंकि थर्मल ग्रेडियंट में वेरिएशंस हैं। क्यों है थर्मल ग्रेडियंट में वो वेरिएशंस? उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा था कि एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। क्वेश्चन इज वाई? आंसर इज बिकॉज देयर आर डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स ड्यू टू वेरिएशंस इन थर्मल ग्रेडियंट्स क्रिएटेड बाय फर्स्ट वेरिएशंस इन लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ओके, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में वेरिएशंस हैं। आप किस लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं? आप 0 डिग्री लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, इक्वेटर की। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे इक्वेटर पे सन 2 बार वर्टिकल आता है। एक बार जब सन साउदर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से नॉर्थवर्ड माइग्रेट कर रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जाने के लिए, तब वो इक्वेटर से होके जाएगा, और ये परिस्थिति 23 मार्च के अराउंड होती है, और इसको उस समय में कहा जाता है वर्नल इक्विनॉक्स। वर्नल इक्विनॉक्स मतलब उस समय में ट्रॉपिकल रीजन में 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रातें होती हैं, स्पेसिफिकली ऑन द इक्वेटर। 12 आवर्स की डेज, 12 आवर की नाइट्स। बेसिकली इक्विनॉक्स वर्ड कम्स फ्रॉम इक्वल ड्यूरेशन नाइट्स। 23 मार्च के बाद क्रॉस करके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटर कर जाएगा, और ऊपर जाते जाते 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल होगा। इसे समर सॉलिस्टिस कहते हैं, और इस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लंबा दिन होता है, सबसे गर्म दिन भी होता है, रात छोटी होती है।
फिर वापस जाएगा 21 जून के बाद साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, तो फिर एक बार क्रॉस करेगा इक्वेटर को 23 सितंबर के अराउंड। अभी करके गया, हम सितंबर महीने में ही हैं। इसको ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं। फिर इक्वेटर पे 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात हुई होगी, और फिर चला जाएगा साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 22 दिसंबर को वर्टिकल होगा। ये विंटर सॉलिस्टिस है। इस तरह से सन नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड जर्नी पूरी करता रहता है। ये अपेरेंट मूवमेंट है, प्रतीत होता है कि वो कर रहा है, असल में नहीं, क्योंकि अर्थ इंक्लाइंड होकर के रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड। यही जिम्मेदार है क्लाइमेट्स के लिए। दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट क्लाइमेट्स। इसलिए अलग अलग क्लाइमेट है। पंजाब में हम रहते हैं, गर्मी आती है, सर्दी आती है, इसी कारण से आती है, सन की मूवमेंट के कारण, क्योंकि सारा ज़िम्मा उसी पर टिका है। क्योंकि हमने जब एक्सोजेनेटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा, तो हमने ये देखा कि जो मेन जो फोर्स जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को जन्म दे रहे हैं एक्सोजेनेटिक कैरेक्टर के, वो एटमॉस्फेयर की फोर्स है। पर एटमॉस्फेरिक की फोर्स के लिए अल्टीमेट फोर्स, अल्टीमेट एनर्जी कहाँ से आ रही है? सन से। सन इज़ द सोर्स ऑफ अल्टीमेट एनर्जी, सन इज़ द सोर्स ऑफ अल्टीमेट फोर्स। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पर अब बताई गई है। तो कौन से लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं आप, उस हिसाब से डिपेंड होगा कि थर्मल रेंज क्या होगी। अगर आप 0 डिग्री लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, 0 से 30 डिग्री के लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, तो आप लोअर लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं, आप टॉरिड जोन की बात कर रहे हैं, आप ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहे हैं। ये गर्म इलाके हैं, हॉट एंड ह्यूमिड रीजन है ये। तो फिर यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है। तो आप इक्वेटोरियल रीजन को देखें ग्लोब पे, राउंड द ईयर रेनफॉल होता है वहाँ पे, और इसी के लिए इसी वजह से वहाँ पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन कैरेक्टर के फॉरेस्ट मिलते हैं, सदाबहार वन जिन्हें कहते हैं, हमेशा बने रहना। तो इस रीजन की अगर आप बात कर रहे हैं, तो आप इस टेम्परेचर रिजिम की बात कर रहे हैं। लेकिन इससे बिल्कुल उलट अगर आप उन लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं जो मिडल लैटिट्यूड्स हैं, 30 to 60 डिग्री लैटिट्यूड, चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या साउदर्न, तो आप टेम्परेट रीजन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको चारों मौसम महसूस हो जाते हैं, जैसे कि गर्मी आएगी प्रॉपर, सर्दी आएगी प्रॉपर, स्प्रिंग आएगा, ऑटम आएगा। इस तरह से आपको मौसम दिखने को मिलता है। अगर आप मिडिल लैटिट्यूड में अभी जाएं, जर्मनी और बाकी यूरोपियन कंट्री में, तो इस समय में ऑटम फॉल चल रहा है, वहाँ पे पत्ते गिर रहे हैं पेड़ों से। ये मौसम, क्योंकि आने वाले दिनों में अब बर्फ़ पड़ने की तैयारी है, वहाँ के पेड़ पौधे तैयार हैं बर्फ़ पड़ने के लिए। तो दिस इज़ द ऑटम फॉल सीज़न। पूरा फॉल सीज़न चल रहा है वहाँ पे, कनाडा, जर्मनी, एवरीवेयर इन द मिडल लैटिट्यूड्स, इन अमेरिका एज वेल। सो अब वहाँ पर क्या है कि सर्दियाँ बहुत एक्सट्रीम जाएंगी, गर्मियाँ बहुत एक्सट्रीम जाएंगी, क्योंकि ये टेम्परेचर वेरिएशन का जोन है, तो टेम्परेट रीजन है। क्या आप इसकी बात कर रहे हैं, तो फिर आपको ट्रॉपिकल रीजन की तरह राउंड द ईयर एक स्टेबल सा टेम्परेचर नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको प्रॉपर सर्दियाँ मिलेंगी, विंटर्स। यहाँ पे आपको प्रॉपर गर्मियाँ मिलेंगी, और गर्मी से सर्दी के में जाने समय वाला ट्रांजिशन ऑटम सीज़न, सर्दी से गर्मी में आने वाला ट्रांजिशन वेदर दैट इज़ स्प्रिंग, ये भी मिलेगा। तो इस वजह से यू हैव राउंड द ईयर वेरिएशंस इन द टेम्परेचर, सो यू हैव राउंड द ईयर डिफरेंट weather conditions, so round the year different climates you can experience that. So ये middle latitude climate है, तो इसकी वजह से फिर नेचुरली एक्सोजेनेटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस भी तो अलग अलग होंगे। जब बहुत सर्दियों के दिन होंगे तो फ्रॉस्ट अपना ज़्यादा रोल प्ले करेगा, फ्रॉस्ट विल प्ले इट्स रोल। चट्टानों में, ज़मीन के अंदर, रॉक्स में, जहाँ जहाँ भी पानी है जम जाएगा, जमने की वजह से अपना स्पेस बनाएगा। इसकी वजह से रॉक में क्रैक्स आ जाएंगे, वो क्रैक कर जाएंगी। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, वो पानी, बर्फ़ से फिर से पानी बनेगा, स्पेस फिर कम हो जाएगा। गर्मी और बढ़ेगी तो वो पानी मॉइस्चर होकर के उड़ जाएगा, स्पेस और घटेगा, रॉक्स के क्रैक्स फिर क्लोज आना चाहेंगे। इस तरह से जब आइस बनेगी, फ्रीजिंग होगी, एक्सपेंशन होगा रॉक में। जब वापस से फिर से वो वेपराइज हो जाएगा तो फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये सुबह से रात में भी हो सकता है, ये लंबे समय के बीच में भी होता है।
ये क्यों हो रहा है? बिकॉज हाई लेवल टेम्परेचर वेरिएशन इज़ देयर, और इसकी वजह से यहाँ पर ये मैकेनिज़्म ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, दैट इज़ फ्रीज़ एंड दॉ। देखिए, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस आपको अपना रोल प्ले करते दिखेंगे। क्यों ऐसा करते दिखेंगे? क्यों ये वेरिएशन आएगी? वेरिएशन आने का कारण ये है डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि थर्मल ग्रेडियंट में वेरिएशंस हैं। ऐसी वेरिएशन थर्मल ग्रेडियंट में कौन क्रिएट करता है? उसको क्रिएट होने के कई कारण हैं। एक कारण है वेरिएशन इन द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट्स। अलग अलग लैटिट्यूड है ना, वेरिएबल लैटिट्यूड्स है ना। यू आर टॉकिंग अबाउट लोअर लैटिट्यूड्स और द मिडल लैटिट्यूड्स और द हायर लैटिट्यूड्स। यू आर टॉकिंग अबाउट द टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। यू आर टॉकिंग अबाउट द ट्रॉपिकल रीजन और द टेम्परेट रीजन और द पोलर रीजन। आप किस रीजन की बात कर रहे हैं बताइए? तो ये रीजन किसके बेस पे बांट रहे हैं? लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट वेरी करता है। ओके, ये कहानी। इसके हिसाब से फिर थर्मल रिजिम वेरी करेगा, और थर्मल रीजन्स के वेरिएशन से ही क्लाइमेटिक रीजन्स वेरी करते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये इसने क्रिएट किया है। तो वेरिएशंस इन द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ओके, इंडियन ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से ये चीज़ें बताई हैं, अदरवाइज़ भी। सो मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे इसे अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये जोन्स वगैरह अच्छे से समझाए गए हैं सारे। वैसे आज भी मैंने अभी भी सारा अच्छे से बता ही दिया है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट इज वेरिएशंस इन द सीजनल एक्सटेंट्स। यहाँ पे पढ़ ही लिया हमने कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट सिंपली इम्पैक्ट करता है टेम्परेचर को इम्पैक्ट करेगा, और टेम्परेचर फर्दर काफ़ी चीज़ों को इम्पैक्ट कर देता है। प्रेसिपिटेशन को इम्पैक्ट कर देता है, और टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन मिलकर के वेजिटेशन को इम्पैक्ट करते हैं। टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, वेजिटेशन तीनों मिलकर के वहाँ के मौसम को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो सीजनल एक्सटेंट, तो विंटर सीजन भी आ रहा है। ऐसे क्लाइमेटिक रीजन में रहते हैं आप, यू आर लिविंग इन टू द सब ट्रॉपिकल। पंजाब, इट इज़ इन द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक रीजन, क्योंकि आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर रहते हैं ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश भोपाल के पास से गुजरती है ना, और आप तो उससे बहुत ऊपर रह रहे हैं नॉर्दर्न साइड पे पंजाब में। तो पंजाब इज़ इन द सब ट्रॉपिकल एरिया। टेक्निकली पंजाब इज़ इन द टेम्परेट जोन। ये मिडल लैटिट्यूड्स में आप काउंट कर सकते हैं। तो इस वजह से ही आप देखिए पंजाब में कितने डिस्टिंक्ट सीजन्स हैं। क्लाइमेटिक जोन के कारण ये सीजन्स इतने डिस्टिंक्ट हैं। प्रॉपर ऑटम सीज़न आता है, अभी चल रहा है। प्रॉपर स्प्रिंग सीज़न आता है, बसंत के दिन वो सारे जितने भी हैं। प्रॉपर विंटर सीज़न आता है और प्रॉपर समर सीज़न आता है। तो सीजनल एक्सटेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, पर देयर आर रीजन्स, जैसे कि प्रॉपर इक्वेटोरियल रीजन है, और सब इक्वेटोरियल रीजन से ऊपर 23.5, 0 से 23.5 के बीच नॉर्थ में और साउथ में, यहाँ पर आपको इतना सीजनल वेरिएशंस देखने को नहीं मिलती। वहाँ पे राउंड द ईयर आपको एक स्टेबल सा टेम्परेचर देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो एरिया ऑल द टाइम इन द ईयर ऑलमोस्ट सन की वर्टिकल रेज की इम्पैक्ट में रहता है। तो वो इट्स अ टॉरिड जोन, इट्स अ हॉट जोन, गर्म इलाका है वो। ओके, ये कहानी है। तो इस वजह से वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सीजनल वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते। तो ये सीजनल वेरिएशंस तय करेंगे कि कौन सा एक्सोजेनेटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस ज़्यादा रोल प्ले करेगा। तो इसलिए एक्सोजेनेटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस वेरी करते हैं रीजन टू रीजन। क्यों वेरी करते हैं? क्योंकि डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स हैं। क्यों हैं डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स? क्योंकि थर्मल ग्रेडियंट में वेरिएशंस हैं। किसने क्रिएट की ये वेरिएशंस? ये वेरिएशंस क्रिएट की हैं जैसे कि वेरिएशंस ऑफ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट्स ने, जैसे कि वेरिएशंस इन सीजनल एक्सटेंट्स ने। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज द वेरिएशंस इन लैंड एंड वाटर स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वेरिएशंस इन लैंड एंड वाटर स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसकी वजह से भी फ़र्क आता है थर्मल ग्रेडियंट में। उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ, जैसे कि
अगर आप भारत की बात करें तो भारत में ये जो रीजन है इंडिया का, ये इस तरफ से अरेबियन सी से घिरा है, इस तरफ से बे ऑफ बंगाल से घिरा है। ये बहुत एक्सटेंसिव अरेबियन सी एरिया है, ठीक है। ये भी बहुत एक्सटेंसिव बे ऑफ बंगाल एरिया है और नीचे तकरीबन इंडियन ओशियन रीजन है सारा का सारा। अब ऐसे में एक फिनोमेना होता है, वो फिनोमेना ये है कि भारत के ऊपर से साल भर में ऐसी हवाएं गुज़रती हैं जो साल में 2 बार अपनी दिशा बदलती हैं, और वो दिशा एग्जैक्ट 180 डिग्री पे बदलती हैं। जब वो पहले बह रही हैं तो वो बह रही हैं जिन महीनों के दौरान, जब वो बहना शुरू करेंगी तो आपको वो मिलेंगी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। तो आप इसको मई जून से गिनिए। सो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। तब वो बह रही हैं साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ये साउथ वेस्ट विंड्स हैं। असल में भारत में जो मॉनसून है वो इन्हीं की देन है, जो सही मायने में जून महीने से सितंबर तक रहता है। दूसरी तरफ जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, अक्टूबर नवंबर के अराउंड की बात है, ये विंड अपनी डायरेक्शन 180 डिग्री रिवर्स कर जाएंगी और फिर नॉर्थ ईस्ट से हवाएं बहनी शुरू हो जाएंगी, और ये हवाएं बह करके नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जाएंगी।